नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश में करोड़ों मुकदमे अदालतों में लंबित पड़े हैं, जिनकी वजह से आम आदमी को इंसाफ मिलना लगभग मुश्किल माना जाता है। देश की कार्यपालिका और सत्तारूढ़ दल सभी को न्याय उपलब्ध कराने की बात दोहराते आ रहे हैं, लेकिन ये मकसद पूरा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि देश की अदालतों में करीब 3.25 करोड़ मामले लंबित हैं। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के 150 वर्ष पूरे होने के साल भर चलने वाले कार्यक्रम के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के मुख्य न्यायाधीश JS ठाकुर ने ये मामले पर चिंता जताई है। वहीं पीएम मोदी ने न्याय को सर्वसुलभ बनाने का अपना संकल्प भी दोहराया है। अदालतों में लंबित मामलों पर ही आज हमारा स्पेशल एडिशन। इंसान के आंगन में पीएम और CJI का संबोधन से उभरा उम्मीदों भरा सवाल, क्या खत्म होगी तारीख पर तारीख? क्योंकि अदालतों में लंबित पड़े हैं करीब 3.25 करोड़ मामले। अदालतों में जजों की कमी एक बड़ा मुद्दा बनकर निकल के आया है और सरकार सबसे बड़ी मुकदमेबाज सरकार की तरफ से 40% मुकदमे जजों को सेवा निवृत्त अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव यहां पर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्थापना के 150 वर्ष के वार्षिक समारोह के समापन दिवस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में सभी को न्याय सुलभ बनने के लिए नई ऊर्जा और नए संकल्प की बात कही गई। पीएम मोदी ने आखिरी आदमी को न्याय दिलाने का संकल्प को अपनी प्राथमिकता बताया। वहीं मुख्य न्यायाधीश JS खेहर ने कहा कि वो दिल की बात कर रहे हैं। उन्होंने अदालतों पर लंबित मुकदमों के बोझ का हवाला दिया। वहीं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा कि कानून सबसे ऊपर है। मौका तो था साल भर चले स्थापना दिवस के समापन दिवस का, लेकिन इस मौके पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस मंच पर मुख्य न्यायाधीश JS खेहर ने अपनी बात को दिल की बात कहकर सबके सामने रखा। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार अपनी मन की बात कहते हैं। सारा देश सुन रहा है। हम आज आपको अपने दिल की बात कहने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े मन से सुनी और फिर की अपने मन की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस संकल्प के लिए चीफ जस्टिस ने प्रेरित किया, उसको पूरा करने का हर प्रयास होगा। हर कोई जिसकी जिम्मेवारी है उनका साथ निभाएगा। जहां तक सरकार का सवाल है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस संकल्प को लेकर के आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, हमारे जिम्मे जो योगदान देना होगा, हम उसे पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। मोदी ने कानूनों में बदलाव के लिए अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि हमने अब तक पुराने पड़ चुके 1200 से ज्यादा कानूनों को खत्म कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मोबाइल SMS से मुकदमों की तारीख मिलने की सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने कैदियों के लाने ले जाने में लगने वाले समय का हवाला देते हुए जेल को अदालत से जोड़ने पर भी जोर दिया। जेल से कैदियों को अदालत में लाना, सुरक्षा का इतना खर्चा होता है और उस मार्ग में क्या क्या नहीं होता है, सब जानते हैं। अब योगी जी आए हैं तो शायद वो बंद होगा। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस से जेल और कोर्ट को हम कनेक्ट कर दें, कितना खर्चा बच सकता है, कितना समय बच सकता है, कितनी सरलता हम पैदा कर सकते हैं। इस मौके पर विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पीएम मोदी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 10 साल से ज्यादा लंबित मुकदमों के लिए केंद्र सरकार सहायता केंद्र खोलने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने भी समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कानून को सर्वोपरि बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 23 अप्रैल 2015 को समस्त राज्यों के मुख्यमंत्रियों को 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए अनुशंसित 9,748 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजकोषीय स्पेस से उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है। इस राशि में से 915 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के लिए इंगित हैं, जिसमें 488 करोड़ रुपए
केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट जो जघन्य अपराध वरिष्ठ नागरिक, महिला, बच्चों एवं दिव्यांगों के लिए रखा गया है। यूपी में योगी सरकार बनने के बाद मोदी की ये पहली इलाहाबाद यात्रा है। पिछले साल बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान मोदी ने यहां हाई कोर्ट में न्यायाधीशों और वकीलों से बातचीत की थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 150 साल पूरे होने का कार्यक्रम का उद्घाटन पिछले साल मार्च में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया था। आलोक कुमार सिंह, एपीएन, इलाहाबाद। तो ये अभी की बात नहीं है, काफ़ी वक्त से ये मामला उठता आया है, मुद्दा उठता आया है और ये चीज़ भी देखी गई है कि जजों की कमी एक लंबा मुद्दा बनता हुआ आया है, एक जिस पर काफ़ी वक्त से चर्चा की जा रही है और समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। चाहे पूर्व सीजेआई की बात की जाए या फिर वर्तमान सीजेआई की बात की जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, हर बार ये मुद्दा उठता आया है। क्या कुछ पहलू निकल के सामने आ सकते हैं? आज एक चर्चा करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। स्पेशल एडिशन में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कमी कहाँ पर हो रही है या फिर कहाँ कुछ और प्रयास किए जा सकते हैं जिससे आने वाले समय में ये जो समस्या देखी जा रही है, जो एक विकराल रूप ले रही है, तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही है, वो कम हो सके, उस पर रोक लग सके। हमारे साथ कुछ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपको उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ जस्टिस आरबी मिश्रा यहाँ पर मौजूद हैं, पूर्व कार्यवाहक चीफ जस्टिस हैं हिमाचल हाई कोर्ट के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुनील बराला जी, बीजेपी नेता यहाँ पर मौजूद है। बराला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। केसी जैन हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं। केसी जैन साहब, आपका भी स्वागत है। सीबी पांडे जी, पूर्व जज हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सीबी पांडे जी, आपका भी स्वागत है। और अजय कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आसिफ रिजवी साहब, प्रवक्ता यूपी कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ रिजवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। मैं जस्टिस मिश्रा सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगा। आज आपने सुना, दर्द निकला, बात निकली, सभी बातें आज यहाँ पर की गई। और अगर जेएस खेहर साहब की बात की जाए या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए और सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, आज काफी मसलों पर यहाँ पर चर्चा हुई है। आपको क्या लगता है कि भविष्य में क्या तस्वीर नजर आ रही है? जो समस्या काफी वक्त से चली आ रही है, उसका कोई समाधान यहाँ नजर आ रहा है? हिमांशु जी, 150 वर्ष पूरे हो गए, 100 वर्ष की बात भी जिक्र आई। मैं उस हाई कोर्ट में परमानेंट जज भी था 2001 से 2004 तक। पेंडेंसी की जहां तक बात आती है, देखिए 9 लाख मुकदमे में हाई कोर्ट में पड़े हैं और लाखों मुकदमे अधीनस्थ न्यायालय में है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ हाई कोर्ट नहीं हुआ करता। हाई कोर्ट के जजेस का कोई एम्प्लॉयर नहीं होता, ना वो वारंट के जरिए जब चले जाते हैं। हाँ, आर्टिकल अनुच्छेद 235 जो संविधान का होता है, उसमें सबऑर्डिनेट जुडिशरी हाई कोर्ट के अंडर में होती है। हाई कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है। आज जो बातें हुई हैं, मैं कहूँगा योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने बहुत ही संतुलित ये बता दिया कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होगा और सबको प्रशासक के ऊपर भी देखिए कानून होता है, कानून सर्वोपरि होता है। अब रही बात और भी समस्याओं की बात, देखिए जब ये संकेत हुआ, हमारे मुख्य न्यायाधीश जो ऑनरेबल जस्टिस खेहर साहब ने बात बताई, बहुत सारी चीज उन्होंने अपनी वेदना बताई, उन्होंने दिल की बात करने की बात बताई है। जहां माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, तो उन्होंने कुल अपने जो जीवन वृतांत बताया, उसका यही था कि हर समस्या को हम उनके सामने जो आई, लेकिन साहस से इनएडिक्वेसी यानी एडिक्वेसी यानी जो भी सीमित साधन थे उसमें उन्होंने प्रयत्न करके पूरा कर लिया। उन्होंने संकेत दिया और ये आह्वान किया कि देखिए, हम मुकदमों का निष्पादन कर सकते हैं, ये टर्निंग पॉइंट आया है और उसमें यही है कि सबका सहयोग आवश्यक है। मैं बताना चाहूंगा, देखिए ये न्यायपालिका केवल एक लोगों से नहीं चलती है। जजेस की कमी एक बात है, जज न्यायाधीश होना बहुत अच्छा है, कॉम्पिटेंट जज जरूरी है। और जैसी नर्सरी होगी, जैसे जो बार होगा, जैसे लोग वकालत करने होंगे कि वकालत से ही आते हैं लोग, छोटे न्यायपालिका के भी जज बनते हैं लोग और जो डायरेक्ट हाई कोर्ट के जज बनते हैं। जैसी जब आपकी नर्सरी होगी, जितना लोग अच्छे होंगे वैसे ही बनेंगे जज। दूसरे इसके बाद क्या होता है, जो पैराफेरनलिया, कोर्ट है नहीं, वहां साधन है कि नहीं, लाइब्रेरी है, बिल्डिंग है नहीं, कोर्ट रूम है कि नहीं। तीसरी बात होती है जब उसके जो काम करने के जो कर्मचारी होती हैं वो डेडिकेटेड हैं कि नहीं है। तीसरा होता है जो वकील समुदाय है। वकील समुदाय देखिए एडजमेंट लेता रहता है, इलनेस देता है, कई बार ऐसा होता है कॉम्पिटेंट एडवोकेट्स नहीं हैं और उसमें बहुत सारा हड़ताल में चले जाते हैं लोग और कई ऐसी समस्याएं, उनका भी सहयोग आवश्यक है। इसके बाद देखिए स्टेट गवर्नमेंट की जो मनोवृत्ति होती है उसका क्या है, जो फंड एलोकेशन होगा। देखिए न्यायपालिका जो स्टेट की है, हाई कोर्ट, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो पांचों का सब सहयोग होगा। तो ये जो उन्होंने संकेत दे दिया कि आज ये टर्निंग पॉइंट है। आज मेरा ये कहना है, उन्होंने ना कुछ कह के स्पष्ट किया लेकिन सब कुछ कह दिया और उस मन से कह दिया। जबकि देखिए विधायिका
कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों लोग बैठे थे और तीनों देखे जुडिशियल सेपरेशन ऑफ पावर में अलग अलग होते हैं और तीनों को मिलकर काम करना है। और देखिए ये जो आपके पूरे राज्य स्तर पर जो पेंडेंसी है, उम्मीद करता है जनमानस कि उसका डिले ना हो, जल्दी से निष्पादन हो, सुलभ न्याय मिले। और मैं बताना चाहूंगा बहुत सारे जो है फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं। देखिए सेक्शन 89 जो सिविल प्रोसीजर कोड का है उसमें अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्यूसल सिस्टम है, जिसमें लोक अदालत, आर्बिट्रेशन, मेडिएशन, काउंसिलेशन शामिल है। वो बड़ा कामयाब हो रहा है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी या जिससे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसका चीफ पेट्रॉन होता है, और चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट का होता है, चीफ पेट्रॉन जो है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का होता है, चीफ पेट्रॉन होता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल का डिस्ट्रिक्ट जज होता है। ये बहुत सारा मिलके काम कर रहे हैं। छोटे छोटे मुकदमे लोक अदालत में लगाए जाते हैं और खत्म हो रहे हैं। एक सामूहिक प्रयास है, अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए आपको लीगल अवेयरनेस तौर पर नहीं, निश्चित तौर पर जरूरत तो यहाँ पर बहुत ज्यादा है और तमाम पहलुओं पर यहाँ पर ध्यान देना होगा, बारीकी से यहाँ पर चर्चा करनी होगी, समाधान निकालना होगा और तभी इस समस्या का, इस परेशानी का समाधान यहाँ पर हो सकता है। सीबी पांडे जी, सर मैं आपसे बात करना यहाँ पर चाहूंगा। जो बात यहाँ पर आज देखी गई, प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात और जस्टिस खेहर के दिल की बात, आपको लगता है इनका असर होगा? बिल्कुल नहीं असर होगा। ये जो मन की बात जिसका सुनना चाहिए और जिसके दिल की बात सुनना चाहिए, उसकी बात तो करने वाला कोई मंच पे था नहीं। वहाँ मंच पे तो प्राइम मिनिस्टर थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, चीफ मिनिस्टर थे। आज हालत ये जुडिशरी की है कि आप बातकारियों की हालत जाके देखिए किस तरह से बातकारी परेशान है। इतने डेकोरेटिव भाषण तो हमेशा हर फंक्शन में होते हैं कि बहुत बदलाव की जरूरत है, ये कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जजेस की कमी है, साधनों की कमी है। लेकिन बातकारियों की स्थिति आज भी ये समझ लीजिए कि इतनी दयनीय हो चुकी है कि उनके मुकदमे अगर आप देखें, डाइवर्स के पिटीशन, आप ये कल्पना कर सकते हैं कि डाइवर्स के पिटीशन 10-10 साल, 15-15 साल में तय हो, उम्र घट चली जाती है। एक मामूली मुकदमे 20-20 साल, 15-15 साल लगते हैं। आखिर में उनके लिए अकाउंटेबल कौन है? उनके मन की बात उनकी होनी चाहिए, दिल से उनके लिए करें कि कैसे करें। केवल आप सजेशन दीजिए कि बड़े बड़े साधन हो जाए, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हो जाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो जाए। लखनऊ में बहुत बड़ी बिल्डिंग भव्य बन गई, तो क्या वहाँ मुकदमे जल्दी जल्दी फैसले होने लगे? बड़ा बेसिक सवाल पर हमें इस पर चिंता करनी चाहिए। और बेसिक सवाल पर जब हम चिंता करेंगे तो ये देखेंगे कि कैसे मुकदमे का लिटिगेशन का कास्ट कैसे कम हो। हमको ये देखना होगा कि एक आम आदमी आज सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा नहीं कर सकता है। आज का मैं पहले दिन बताऊं, मुझे दिन में दोपहर में एक आदमी आया, आर्मी से वो रिटायर्ड था, मुकदमा लड़ रहा है, कहा था मैं यहाँ हार गया, सुप्रीम कोर्ट में मेरी 8,000 के मेरी पेंशन भी नहीं मिलती है, उसको चाहती है 8,000 रुपया हमें कैसे मिले, मैं सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा करना चाहता हूँ। मैंने मना कर दिया, तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि कोई लॉयर एफोर्ड नहीं कर सकते। और जो लीगल एड बोर्ड है हमारा, जो ऐसे लोगों को मदद करने वाला है, उसकी हालत जाके देखिए। वहाँ आप जाएंगे किसी लीगल एड बोर्ड कमेटी में तो वो पहले वो आपसे दरखास्त मंगवाएंगे और फिर 15 सालों तक दौड़ाएंगे कि आपका क्या स्टेटस है, आपको कौन वकील दिया जा सके नहीं। तो लीगल एड सिस्टम हमारा बिल्कुल टोटली फ्लॉप है यहाँ। अब एक बचता है कि वो लोक अदालत करके आप कहते हैं कि हम बहुत मुकदमे लोक अदालत में तय करा दिए, जबरदस्ती बुला बुला के मुकदमे तय करा दीजिए लोक अदालत में। तो पूरा सिस्टम इस नजरिए से देखना पड़ेगा। बाकी तो ये सब बारी बातें बहुत दिनों से हम लोग सुन रहे हैं और होती रहती हैं, वो अच्छी बात है, बड़े बड़े लोग जहाँ जुड़ेंगे तो बड़ी बड़ी बातें होंगी। लेकिन ग्रॉस रूट में जो डिफिकल्टी है उसको चाहे छोटी कमेटी बना के चाहिए, चाहे मूवमेंट चला के करिए, चाहे जैसे ड्रेस्टिक चेंजेस करके लाइए, ये सारी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है बनस्पत की। हम बड़ी बड़ी बातें करें। ठीक है अजय कुमार जी, 2003 सर 2003 की जब बात की जाए तो जयपुर में लोक अदालतों के सम्मेलन में बोलते हुए तब भारत के जो चीफ जस्टिस वीएन खरे थे, उन्होंने कहा था कि अदालतों में बैकलॉग काफी लंबा होता जा रहा है, बुनियादी ढांचा बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। अमेरिका का एग्जांपल दिया कि अमेरिका में 10 लाख की आबादी पर 135 जज है और भारत में 10 लाख की आबादी पर 13 जज है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत न्यायपालिका बहुत जरूरी है। 2003 के बाद 2016, 2017 ये आ गया, लेकिन अंतर कुछ देखने को नहीं मिला। स्थिति जस की तस बनी हुई है। बदलाव आएगा, उम्मीद की जा रही है, क्योंकि सालों से बात हो रही है, सालों से चर्चा हो रही है, रिजल्ट बिल्कुल नहीं। हिमांशु, स्थिति दिन से बद से बदतर होती जा रही है। आप ये समझ लीजिए, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीन है और हर एक का अपना अपना अलग कर्तव्य है। और जैसा सीबी पांडे जी ने बताया, मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। और इसके लिए केवल और केवल वकील ही जिम्मेदार है ऐसा भी मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन आप देखिए लखनऊ में वकील किस तरह से हुड़दंग कर लेते हैं,
वहां पिटाई करते हैं वादकारियों को, इस पर भी एक नियंत्रण होना चाहिए। आज मन की बात के साथ साथ दिल की बात कहने की बात उन्होंने की, लेकिन मुझे ये भी जानकारी हुई थी कि जब जजों की नियुक्ति के लिए पैनल भेजे जाते हैं तो उसमें जजेस के रिश्तेदारों की संख्या, और इसी कारण वो पैनल भी रुका। आप एक चीज ये देखिए कि क्या चीजें हैं हर जगह पर। यहाँ लखनऊ में इतने मुकदमे हैं, एक ही उदाहरण देता हूं, 1992 में अयोध्या में मस्जिद गिरी, उसका मुकदमा 1992 से सीबीआई के द्वारा लखनऊ के कोर्ट में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। तमाम गवाह, मैं भी उसमें एक गवाह के रूप में पेश हुआ हूं, और आज तक जजमेंट की कौन सी बात कहे हिमांशु, कार्रवाई पूरी, सुनवाई पूरी नहीं हुई। बार बार 5-5 बार मुझे ले गए सीबीआई वाले की चलिए, क्योंकि मैं उस समय घटना स्थल पर मौजूद था, लेकिन आज तक ऐसे तमाम मुकदमे। अब आप बताइए, जैसे दहेज के मुकदमे हो या संबंध विच्छेद के मुकदमे हो, इसके लिए देखिए हर कोई दोषी है। जजेस की कमी है, निश्चित रूप से कमी है। सही ढंग से जजेस की भर्तियां होनी चाहिए, जजेस की नियुक्तियां। आप देखिए, यही लखनऊ की हाई कोर्ट में ही पूरे जज नहीं है, नई बिल्डिंग बन गई, भव्य बिल्डिंग बन गई, राष्ट्रपति ने आकर के उसका उद्घाटन किया, लेकिन आज उसमें जजेस की कमी है और एक एक मुकदमे की 4-4 महीने तक तारीख लगती है। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात बताऊं, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं, एक मामले में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, केवल जिस वकील के पास गए हिमांशु, आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने कहा 25,000 रुपए तो पहले यहां जमा करिए एडवाइस के लिए। अब 25,000 रुपए मात्र एडवाइस के लिए, मुकदमा लड़ेंगे तो उसका तो अलग है। आखिर जो वादकारी हैं, जो मुकदमे की पैरवी करने वाले हैं, क्या स्थिति है? ठीक है, आप तमाम कर लीजिए, सारी चीजें कर लीजिए, जेल से बैठ के सुनवाई कर लीजिए, लेकिन जब तक जजों की संख्या नहीं बढ़ेगी, जज समय दे, टाइम दे, यहां तक कि एक्स्ट्रा टाइम, वो तो टाइम से आएंगे, टाइम से उठेंगे, टाइम से लंच पे चले जाएंगे, तो कम से कम अगर कोई इंपॉर्टेंट मुकदमे हो तो उसमें समय से सुनवाई हो। सबकी है, ये वकीलों की भी वही जिम्मेदारी है, वही वादकारियों की भी जिम्मेदारी है, और वही जजेस की भी जिम्मेदारी है। आप देखिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए, यहाँ सेशन में जजेस की जो कमी है, कितना बैठने तक की व्यवस्था नहीं है, स्थिति है। जब तक इन चीजों में सुधार नहीं होगा, निश्चित रूप से लोक अदालत होती है, लोक अदालतों में किस तरह से होती है वो भी सब जानते हैं, सारी चीजें जानते हैं। उसमें मुकदमा लगवाने के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं। तो जब तक ये है कि सब मिल करके इसमें सुधार की बात नहीं करेंगे, ठीक, बिल्कुल सबको मिलकर यहाँ पर सुधार की बात करनी होगी, तभी जाकर यहाँ पर एक व्यापक परिवर्तन देखा जा सकता है। लेकिन आसिफ रिजवी साहब, ये समस्या अभी की नहीं है, ये समस्या काफी वक्त से चली आ रही है। अगर बहुत बहुत पुराने की ये बात चली आ रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान निकल के सामने नहीं आया। उसके पीछे आप बड़ी वजह क्या मानते हैं, क्यों कोई रिजल्ट निकल के सामने नहीं आया? रिपोर्ट काफी सारी है और काफी रिपोर्ट्स यहां पर बताती हैं कि जहां पर जजों की संख्या मात्र 10 है 10 लाख की आबादी पर, वहां पर 50 किया जाना चाहिए था। 40,000 जजों की बात यहां पर की गई थी। 1987 में लॉ कमीशन ने देश में 40,000 जजों की 40,000 जजों का सुझाव दिया था, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ। अगर 2013 की बात की जाए तो 2013 में चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर ने तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी भी लिखी थी, पत्र लिखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसको दोषी यहां पर माना जाए? देखिए, निश्चित तौर से कहीं ना कहीं इस विषय के ऊपर सरकारें गंभीर नहीं हुई हैं, चाहे वो हमारी सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, और इस पे गंभीर होना चाहिए था। ये एक गलती हुई है, इसके बारे में बहुत गंभीरता से हमारे संगठन को और देश के उस सरकार ने सोचा तो आपकी सरकार को सोचना चाहिए। जैसे भी आदरणीय मिश्रा जी ने कहा कि हमें क्वालिटी के जो एडवोकेट्स नहीं मिलते, कभी कभी एडवोकेट स्ट्राइक कर देते हैं, तो मैं मानता हूं कि सरकारों ने यहाँ पर भी एक गलती करी है। मैं उसमें मानता हूं हमारी सरकार ने भी कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले अधिवक्ताओं के लिए सरकार ने कोई मदद करने की सोची नहीं। यहाँ पे कमियां हुई हैं और जिसकी वजह से अधिवक्ता समुदाय अपने आप को बहुत ही नेगेटिव मानता है, और खास में शुरुआत में जब अधिवक्ता आता है और उसके बाद केसेस की कमी होती है, उसमें नेगेटिव तरफ चला जाता है। जैसे भी हमारे
जसवाल जी ने कहा कि कभी कभी जो है वादकर्ताओं से बदतमीजी होती है, न्यायालय के अंदर बदतमीजी होती है, तो ये कमियां ये भी रही हैं कि कोर्ट वारंट भेजता है, थाना अध्यक्ष उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। जहां तक बात हो रही है कि साहब कि हम लोक अदालत लगती है, तो लोक अदालत में भी मैंने देखा है, लोक अदालत में क्या होता है, जो कोर्टें होती हैं वो अपने थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्ष से पहले कह देती है कि साहब चालान कटवा दो, और लोक अदालत में सबसे ज्यादा चालान छूट जाते हैं, और ये होता है मुकदमे छूट गए। कहीं ना कहीं ये वजह है, और मैं मानता हूं उसके लिए एक ऑर्गेनाइज माहौल बन गया है, जिसमें न्यायपालिका, विधायिका और नाम लिए आप जो प्रशासन है, ये तीनों के आपस में एक संगठन बन हो गया कि संगठित होकर अपने काम चाहते हैं, कागजी कार्रवाई को पूरा करते हैं। अगर आप लोक अदालत की बात कर रहे हैं तो लोक अदालत में 75% जो है वो चालान छोड़ देते हैं, जो मुश्किल से 15 दिन पहले कटे हुए होते हैं, जो क्षेत्रीय सीजीएम के कहने पर, इनके कहने पर वो काट के भेज देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज की कमी है, और बहुत ज्यादा सरकारें इस बारे में नहीं सोच पाई मुझे लगता है, लेकिन अब जागरूकता बहुत ज्यादा आ गई है और समस्या भी बहुत ज्यादा हो गई है, मतलब अपने चरम सीमा में पहुंच गई है, जिसकी वजह से मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में अगर क्राइम बढ़ रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो कहीं ना कहीं जुडिशरी के ऊपर से जो विश्वास जनता का उठ रहा है वो है। तो सरकार को इसके बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। केवल भाषण देने से, बड़े बड़े नेताओं के एक जगह इकट्ठा हो जाने से और बोल देने से काम नहीं बनेगा। मुझे लगता है सब दलीय बैठक बुला के सबसे पहले देश में इसी चीज के ऊपर सोचना चाहिए, इसी सोच के ऊपर वर्क करना चाहिए। ये मेरा एक विचार है। ठीक है, मैं बराला जी आपके पास आना चाहता हूं। यहाँ पर चलिए, आसिफ साहब ने तो अपनी गलती मानी कि सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया और ना ही आपकी सरकार ने यहाँ पर ध्यान दिया, लेकिन एक चीज मेरे को समझ में नहीं आती, क्यों इस चीज को दरकिनार किया गया। 2004 में भारत के तब के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस आरसी लोहाटी हो या 2009 में चीफ जस्टिस केजी बालकृष्णन हो, लगातार आप पिछले चीफ जस्टिस की अगर बात कर ले टीएस ठाकुर की, हर वक्त वैसे इतने भावुक को कभी नजर नहीं आए, लेकिन उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया, उन्होंने भी अपनी बात कही, एक बार फिर ये मुद्दा उठाया। हर बार जब ये मुद्दा उठाया है तो सरकारों ने ध्यान क्यों नहीं दिया? जैसे रिजवी साहब कह रहे हैं यहां लापरवाही हुई है, क्यों हुई है लापरवाही? हिमांशु जी, लापरवाही तो सभी क्षेत्रों में है, और जहां न्यायपालिका की बात है ये वास्तव में बहुत गंभीर है। गंभीर इस कारण से भी है कि मान लो हम सब लोग, पूरा भारत और भारत के नागरिक सब न्याय में विश्वास रखते हैं, लेकिन जब न्याय में विश्वास रखते हैं तो न्याय के प्रति जब मामले न्यायालय में चले जाते हैं, वहां लंबित पड़े और वहां निर्णय नहीं हो पाते, तो उसमें कई दृष्टि से अगर देखा जाए, सरकारों को वर्तमान भी हम लोग, अब तो वर्तमान में हम सरकार है खुद ही, और दूसरा के पूर्व की सरकारें भी रही हैं, उसके प्रति सचेत नहीं रहे। वास्तविकता है ये कि जो चीज चाहिए थी वो पूर्ति नहीं हो पाई। जो अभी मिश्रा साहब भी ये खुद कह रहे थे, ये वास्तविकता मैं तो खुद देखता हूँ, क्योंकि मेरे पे तो दर्जनों मुकदमे वैसी पंजी करते हुए, सड़क जाम, धरने, प्रदर्शनों के और राजनीति पॉलिटिकल मामले, और मैं गया। लेकिन बात यह है कि जो चीजें हम कर सकते हैं उसके प्रति हम सचेत नहीं रहे। और दूसरी बात ये भी देखने को मिलती है, और मैं खुद जब न्यायालय में जाता था किसी मामले को लंबित को लेकर के, वहां भी आप देखते हो कितने न्यायाधीश भी रहे, हमारे बैठे भी हैं, सब देखते जानते होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किस प्रकार से कैसे न्यायालयों में निर्णय होते हैं और कितना लंबित वो ले जाते हैं उसको खींच करके, जो करने के ऐसे बहुत सारे मुकदमे हैं आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कि जिसमें सजा 3 महीने, और वो जो मुलजिम है, मुलजिम के तौर में बंद है, वो पड़ा 3 साल से अंदर जेल के अंदर है। ऐसे बहुत सारी चीजें, उस पर पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है, बहुत काम करने की आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री जी ने आज हमारे बोला भी है इलाहाबाद के अंदर, ये बहुत लाला जी, सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि काम करने की आवश्यकता है, ये हर कोई बोलता आया है, सालों से बस यही की जा रहा है, यही बात की जा रही है कि आवश्यकता है, जरूरत है, ध्यान दिया जाएगा, लेकिन दिया क्यों नहीं जाता है? अब चरम पे है, ध्यान दिया जाएगा, और जो व्यवस्था वहां की बहुत ठप पड़ी हुई चीजें हैं उस पर बहुत जल्दी आपको दिखाई भी देगा कि वहां काम हो रहा है, वो काम निश्चित रूप से होगा। केसी जैन साहब, क्या आपको लगता है केसी जैन साहब? ऐसे कुछ समय, क्योंकि अभी मैं 2 बात हिमांशु जी कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में अभी हम लंबे समय बाद लौटे हैं, केंद्र में हम 3 वर्षों से हैं, 3 वर्ष हो जाएंगे लगभग, 3रा वर्ष चल रहा है। तो उसके साथ साथ जो अभी कहे हैं कि जहां पैनल में जजों की नियुक्तियों के लिए भेजे जाते हैं,
उसमें अभी कहा, बड़े भाई बैठे हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, अजय भाई ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि अपने परिवार के उनके लोग भेज देते हैं। तो कई चीजें ऐसी बहुत सरल करने की आवश्यकता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने 1200 कानून ऐसे खत्म किए जिनका कोई मतलब नहीं था। तो ऐसी चीज पूरा प्रदेश, राज्यों में भी ऐसी चीजें करने की, और केंद्र में हो ही रहा है, उस दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो राज्यों में भी बहुत बारीकी से इसको संभालने की और उस पर सारी चीजों पर ध्यान करके उस पर आगे बढ़ना पड़ेगा। केसी जैन साहब, आपको क्या लगता है क्यों ऐसी कंडीशंस निकल के सामने, ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई, राजनीति की वजह से? देखिए हिमांशु जी, बहुत सारी चीजें हैं। मैं भी हाई कोर्ट प्रैक्टिस भी मैं करता हूं, पेशे से मैं भी वकील भी हूं, तो तमाम सारी चीजों को देखने को मिलता है। और जिन चीजों पे जो सीबी पांडे साहब ने जिन चीजों पे प्रश्न उठाया, आप देखिए जो ये समस्याएं क्यों हैं, जो वाद पेंडिंग है, जो मुकदमे पेंडिंग है, उसमें केवल जजों के निर्णय तक ही नहीं है, कि जजों की कमी तक ही मामला नहीं है। मामला ये है कि अगर शासकीय अधिवक्ताओं का एक पैनल है हमारे पास, और उनकी सहायता उन लोगों को मिलनी चाहिए जो गरीब लोग हैं या जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अधिवक्ता को, उसके बाद में भी वो शासकीय सहायता क्यों उनको उपलब्ध नहीं होती है। तो जो चीजें हमारे पास हैं, एक एनसीसी में एक चीज सिखाई जाती है कि फुली यूज ऑफ मैन एंड द मटेरियल, हमारे पास जितने संसाधन है उसका हम पूर्ण उपयोग करें। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हमारे पास जो चीजें हैं उनका हम बेहतर से बेहतर उपयोग करें, और वो चीज नहीं हो रही है। और एक चीज मैं बताऊं आपको, हमारे साथ में पैनल में दो जस्टिस महोदय बैठे हुए हैं। आप देखिए कि तमाम सारे मामले ऐसे हम लोग लेकर के जाते हैं लोअर कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी, जिसमें निर्णय लेते हुए जज संकोच करते हैं, उस पर डेट पे डेट देते रहते हैं। अच्छा। और उस पर जब तक कि लोअर कोर्टों में जब तक हम लोग हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेके नहीं आते हैं, तब तक वहां डिसीजन नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है। आदरणीय जस्टिस महोदय बैठे हुए आरबी मिश्रा जी इस चीज को अच्छे से जानते होंगे। जब तक हम लोग हाई कोर्ट से डायरेक्शन डाले, तब तक लोअर कोर्ट डरा करती है कि कहीं ये हमारे खिलाफ ना हो जाए, हम क्यों निर्णय लें, नेक्स्ट कोर्ट आएगी वो निर्णय लेगी। इस तरीके के मामले होते हैं। तो जो चीजें हैं हमारे पास, उनका कहीं ना कहीं बेहतर उपयोग नहीं हो पा रहा है। और जो बात आई जो सीबी पांडे साहब ने भी उठाया, आदरणीय अजय जी ने भी उठाया लोक अदालतों का, तो लोक अदालतों का जो मामला है, तो मैं तो इसकी बहुत प्रशंसा करता हूं कि कम से कम जो 3 महीने के और 6 महीने के छोटे छोटे जो मुकदमे हैं 10-10 साल से पेंडिंग हो गए हैं, कहीं ना कहीं दोनों पक्ष सुलह कर लेना चाहते हैं। और उसके बाद में अगर ऐसे मुकदमे लोक अदालत में लग करके खत्म हो रहे हैं, तो हमें लगता है न्यायपालिका का भार तो खत्म होता ही होता है, लेकिन समाज में जो कलुषता है, जो आपस में कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति है, वो भी इससे खत्म होती है। तो समाज में जो एक दुश्मनी चली आ रही है लोगों के बीच में, वो भी वहां पे खत्म होती है। तो जो लोक अदालतें काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और जो नेशनल लोक अदालत लगती है, इनकी संख्या बढ़ानी चाहिए। सरकारों की बात निकल के सामने, ठीक है जस्टिस, इनकी संख्या बढ़ानी चाहिए। ठीक है जस्टिस मिश्रा, एक बात यहाँ पर निकल के सामने आती है, और ये चीज काफी देखी गई है कि न्यायपालिका की दुनिया में एक ऐसा जुमला है जो पूरी तरह से घिसते घिसते इतना घिस गया है कि उसका कोई मतलब नहीं रहा। जैसे कि कहा जाता है, आप भी जानते हैं, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। और ये चीज कही गई है कि इंसाफ में देरी नाइंसाफी है, लेकिन इस नाइंसाफी के लिए हम किसे कसूरवार ठहराएं? देखिए हिमांशु जी, ये बिल्कुल सबको जो वास्तविकता है स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्य न्यायाधिपति के संदेशों से मैं निष्कर्ष जो निकालता हूँ, हमारे ऑनरेबल जस्टिस खेहर साहब ने बहुत अपने जीवन की वृत्तांत बताया, लेकिन स्पष्ट संकेत नहीं किया। उनको ये बताना चाहिए था कि हमारी क्या अपेक्षाएं हो, क्या। देखिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट पे उन्होंने संकेत नहीं दिया। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि आज उनके सामने सैकड़ों में हाईकोर्ट ऑनरेबल जजेस बैठे थे जो रिटायर हो गए हैं। आज मैं कहूंगा 224A के अंतर्गत एक्टिंग एडहॉक जजेस अपॉइंट हो सकते हैं। इसी तरह तमाम जजेज अवेलेबल हैं, आप उनको थोड़ा सा पेंशन देते हैं, सब कुछ है, आप मुहैया कराइए और उनसे काम लीजिए। आप क्यों बैठाए हुए हैं? तमाम एक्सपर्ट जजेज रिटायर होते हैं, उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। मैं ये लेकिन दूसरी चीज मैं बताना, जो आप बात यहां पर कर रहे हैं, एक चीज यहां पर देखी गई है कि चीफ जस्टिस जो पहले थे TS ठाकुर, उन्होंने इस बारे में प्रयास यहां पर किए थे, और जो सेवानिवृत्त जजों की मदद यहां पर ली जाए और 10 सालों से जेलों में अंडर ट्रायल के लिए कुछ विशेष करना होगा, और ये भी कि सुबह शाम अदालत को शुरू करना होगा, इसके लिए जो जजेस हैं उनकी यहां पर मदद ली जाए। तमाम प्रयासों पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट वहां पर भी नहीं निकला। देखिए मैं ये बताना चाहूंगा,
बहुत सारे अगर मरीज पहुंच जाए, डॉक्टर अगर कम है तो क्या होगा? बस यही होगा कि और डॉक्टर बुला के उनके मरीजों को देख लीजिए। आप किसी का इंतजार पर्टिकुलर एक डॉक्टर का ना करिए। यहां सबसे बड़ी बात है, देखिए जजेस की कमी की वजह से हम खेल के मैदान में अगर 11 प्लेयर आवश्यक हैं और 5 प्लेयर हैं, आप कैसे खिलवाएंगे? ये यथार्थ मान के चलना पड़ेगा। और ये बताइए, एक आदमी जब कोई स्टे ऑर्डर प्राप्त कर लेता है तो वो कोशिश करता है कि मुकदमा न लगने पाए। मैं इलाहाबाद में 4 वर्ष था, परमानेंट जज था। एक कोर्ट में अपीयर एक्विल होता था, दूसरे में इलनेस होता था। मेरा ये बहुत कहना था। और बहुत सारे नए वकील जो सीखना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, जिनमें जज्बा था, उनको केस नहीं मिलता था। मैंने कहा कि हजारों केस है, क्यों न गवर्नमेंट फंड एलोकेट कर देती और उनसे सहयोग लिया जाता है। एक के अंडर में जो सीनियर एडवोकेट, थोड़ा एल्डरली एडवोकेट है, 5 एडवोकेट को लगा दीजिए, 500-500 रुपए, 1000 रुपए हर हफ्ते दीजिए, वो सब कहीं नहीं भागेंगे और करेंगे। जो वकील मर गया, यानी रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड नहीं पहुंच रहा है, रिकॉर्ड गायब हो रहा है। देखिए, जब व्यवस्था बहुत ऊपर से जब दबी रहती है तो उसके जो शिष्टाचार खत्म होने लगता है। मैं ये भी कहूंगा, देखिए प्रधानमंत्री जी ने बड़े छोटे में संकेत कर दिया। देखिए, पूरी किसी समस्या का कोई निदान नहीं होता है। उन्होंने कहा जहां जो है ठीक काम अपने कैपेसिटी के अनुसार करे, समय से करे। यहां जो भी है, मैं कहना चाहूंगा 5 अवयव हैं। अधिवक्ता समुदाय, उसको देखे आज तक क्या किया आपने? केवल एक कन्फ्रंटेशन। जब ये कहते हैं सिक्के के 2 पहलू हैं, आपने कुछ किया अधिवक्ताओं के लिए? क्या आपने सुविधा दी? क्या कीजिए आप? जब आप इनको, अब लॉ कमीशन क्या दे रहा है रिपोर्ट कि साहब इनको ऐसे करिए, मेंबर ऐसे बनाइए। अब आपने ये शुरुआत कर दिया। आप उनको जागृत करिए, प्रोत्साहित करिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, देखिए आज टर्निंग पॉइंट क्या था उसका निष्कर्ष निकालिए। कि आज ऐसा बड़ा संवाद हो रहा था 150 वर्ष के बाद, जब हम बोझिल हो गए हैं। आज सब कुछ संभव है। सबको सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। देखिए, आज वो ऋग्वेद की ऋचाओं से आप वंचित नहीं रह सकते। संग गच्छध्वम, संग वदद्धम, संग वो बनांस जानतलाम। एक्ट टुगेदर, टॉक टुगेदर, एक्ट विद वन माइंड। देखिए, हमारे उन्होंने कहा था, योगी जी ने, योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर ने बहुत अच्छी स्पीच दिया। उन्होंने कहा जुडिशियल सेपरेशन ऑफ पावर, सब लोग अलग अलग हैं, अपने अपने मार्ग में करेंगे। लेकिन सवाल है, कोई प्रोत्साहन करने वाला तो हो। आप अधिवक्ताओं को जागृत करिए, उनको प्रोत्साहित करिए। और देखिए आपके कितना ज्यादा सहयोग करते हैं हमारे। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं इलाहाबाद में रहने के बाद वहां के जो वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ था, समीक्षा के अंदर था, परिनिधि था, उनके अंदर करप्शन के चार्ज लगते थे। फाइल दबवाना, फाइल निकलवाना। हर आदमी सिफारिश करके सुप्रीम कोर्ट जजेस से कि मुझे साहब कंटेम्प्ट सेक्शन में रखा जाए, मुझे जुडिशियल सेक्शन में रखा जाए। क्या हो रहा है? आप जब तक देखिए रिकॉर्ड्स का रखरखाव नहीं करेंगे, मॉडर्न जो सिस्टम है उसको रखेंगे, लीगल अवेयरनेस फैलाइए, लोगों का अधिकार दिलाइए और लोगों से कहिए कि अदालतों में भागने की जगह पर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम का उसको स्वीकार करें। उसमें कई हजार करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। मैंने जब हिमाचल प्रदेश में था तो मैंने बुक्स छपवाई, खुद जुडिशियल ऑफिसर्स जाते थे, LLM के स्टूडेंट जाते थे, सारे लोग टीचर्स जाते थे, प्रचार प्रसार करते थे। समस्याओं का समाधान, जैसा हमारे किसी वक्तव्य ने बताया है कि अगर हो जाएगा ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मेडिएशन काउंसिलेशन से जरिए तो स्थायी हो जाएगा। लोगों का विवाद और मन का मलाल खत्म हो जाएगा। सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। सामूहिक प्रयास की बात हो रही है। आज जो हो रहा था 150 वर्ष पूरे होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यक्रम में जो आज हो रहा था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य न्यायाधीश JS खेहर ने लंबित मामलों को निपटाने के संकल्प पर जहां पर जोर दिया, वही कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी 10 साल से लंबित मामलों के लिए सहायता केंद्र खोले जाने की बात कही। और इस मौके पर लंबित मुकदमों को लेकर खड़ी हुई समस्या एक बार फिर चर्चा यहां पर जो शुरू हो गई, उस पर देखिए एक और रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा हमारी जारी रहेगी। कहीं मत जाइए। न्यायालयों में लंबित मुकदमों को लेकर न्यायपालिका पर बढ़ते दबाव की वजह से पूर्व मुख्य न्यायाधीश TS ठाकुर सार्वजनिक मंच पर भावुक हो गए थे। मौका तब था जब PM मोदी ने न्यायाधीशों को न्यायालय में अतिरिक्त समय देने की सलाह दी थी। इस मौके पर जस्टिस ठाकुर ने न्यायालयों में जजों की कमी और दूसरी जरूरी सुविधाओं का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका में प्रति 10 लाख की आबादी पर 150 जज हैं, जबकि भारत में सिर्फ 12। देश में प्रति 10 लाख की आबादी पर 50 जज रखने का प्रस्ताव है, जो आज तक अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। यही वजह है कि देश की अदालतों में करीब 3 करोड़ 14 लाख मुकदमे लंबित हैं, जिनमें से करीब 46% सरकारी मुकदमे हैं। अब सरकार इनमें से कई गैर जरूरी मुकदमों को खत्म करने के लिए नई पहल कर रही है। जहां 10 साल से अधिक के क्रोनिक केसेस हैं, पुराने केसेस, वहां हम एक फैसिलिटेशन ऑफिसर नियुक्त करेंगे जो गरीबों के लिए गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन, कोर्ट से कोऑर्डिनेशन, ऐसे केसेस को फास्ट ट्रैक कराया जाए। कानून मंत्री से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सरकार के सबसे बड़े मुकदमेबाज होने पर चिंता जता चुके हैं।
लेकिन जजों की कमी भी एक बड़ी वजह है। उच्च न्यायालयों में भी बड़ी तादाद में जजों की जगह खाली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को ही ले लें तो यहाँ मुख्य न्यायाधीश समेत 88 जज हैं, जबकि इसकी मंजूर क्षमता 160 जजों की है। फरवरी 2016 तक इस हाई कोर्ट में 9,11,908 मामले लंबित थे। केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर चल रहे टकराव की वजह से भी इन जगहों को भर पाने में रुकावटें हैं। जजों की कमी को दूर करने के लिए जजों की सेवानिवृत्ति की आयु को भी बढ़ाने का प्रस्ताव है, लेकिन इस पर भी सरकार ने अब तक कान नहीं दिया है। इसके अलावा नई अदालतों के गठन और उससे जुड़ी बुनियादी सुविधाओं और धन का अभाव भी एक बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए सरकार के सहयोग की जरूरत है। अमित यादव, APN। चर्चा को यहाँ पर लगातार जारी रखते हैं और CB पांडे जी, बात यहाँ पर जो की जा रही है कि मुद्दा लगातार उठता जा रहा है कि यहाँ पर कमी है, लेकिन कमी पूरी कैसे होगी? आपको लगता है कि आज और बेहतर तरीके से इस बात को उठाया जा सकता था, इस मुद्दे को उठाया जा सकता था, चर्चा की जा सकती थी, लेकिन चर्चा नहीं हो पाई? देखिए, बड़ी बड़ी, जैसे मैंने कहा कि ये समस्या कोई नई नहीं है। ये हमेशा, जब से मैं समझता हूँ कि मुझे तो जब से मैं देख रहा हूँ, चीज़ों को समझ रहा हूँ, तब से मैं सुन रहा हूँ कि यही समस्या है और यही बातें कही जाती है। फिर दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत इसलिए हो रही है कि कोई आदमी अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह करना नहीं चाहता। अब प्राइम मिनिस्टर का नैतिक जिम्मेदारी क्या है? प्राइम मिनिस्टर कोई जुडिशरी के पार्ट नहीं है। उनको यह है कि जुडिशरी जो उनसे कहे, उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सुविधा, जो नियम के हिसाब से उनको जो अपॉइंटमेंट के मामले में जो उनसे रिक्वेस्ट करे तो वो समय से करे। अब आप देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर 3 साल रहे मोदी जी, क्या 3 साल उनका इवेल्युएशन कर लीजिए, कौन सी नैतिक जिम्मेदारी निभाई? उनके ही समय में बहुत सारे अपॉइंटमेंट आज भी कोर्ट खाली हुई हैं। तो अब ये मोदी जी की कौन सी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये कहे कि साहब मन की बात की हम चाहते हैं कि जो आप कहेंगे हम करेंगे? अरे आपको कहना क्या है? आपके पास जितने अपॉइंटमेंट पूछिए आप कि भाई चीफ जस्टिस महोदय, आपने इतने पद खाली रखे हैं, आप क्यों खाली रखे हैं, लाइए इसको जल्दी से अपॉइंटमेंट करें। तो पहली जिम्मेदारी तो ये बात की बनती है उनकी कि वो नियुक्ति करें। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क्या जिम्मेदारी है? चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नैतिक जिम्मेदारी ये है कि अपने जितने पोस्ट खाली हैं वहां उनको भरवाने की जिम्मेदारी हो। उसके लिए जो करना हो, अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं वो कर रहे हैं तो वो अपने ढंग से पब्लिक में जाए। अब तो जजेस जो है मीडिया में जाने में अब तो कतरा नहीं रहे, बिल्कुल बकायदे मीडिया में हर बात अपनी वो कहते हैं और ये अब कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे उन्होंने कहा भी था कि पहले के जो चीफ जस्टिस आते रोए थे, रोने के बाद वो मीडिया में जाके पूरी बात कही कि प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं काम करते हैं। तो एक तरह से बड़ा कन्फ्रंटेशन वाला माहौल आया था कि अपनी बात उन्होंने रखी, तो मीडिया भी अब बात को उठाए। तीसरी बात, जो हमारे जजेज हैं, जज की संख्या आप कितनी बढ़ा दी? एक जज दिन भर में 3 मुकदमा फैसला करता है, एक जज दिन भर में 50 मुकदमे जय करना। कुछ जज ऐसे हैं जो दिन भर में 100 मुकदमा दे करते हैं। आप कितने भी जज बढ़ा दीजिए, अगर वो तीन मुकदमा फैसला करने वाला जज रहेगा तो वो कभी आपके जितने भी जज बढ़ा दीजिए, आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि 3 मुकदमा तय करने वाले जज को कैसे हम हैंडल करें। उसको हटा तो सकते नहीं, आप नौकरी से निकाल सकते नहीं। उनके खिलाफ आज तक आपने कोई जुडिशियल इंक्वायरी करके उनके खिलाफ दंड देने की भी नहीं कोई कार्रवाई की। और प्राइम मिनिस्टर महोदय जो नैतिक जिम्मेदारी, उन्होंने ये भी कानून 3 साल में नहीं बनाया कि अगर जज अपना काम नहीं करता तो उसको दंड दिया जा सके। तो ये काम होता नहीं है। और हाईकोर्ट की तीसरी जो बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है हाईकोर्ट की जज की और चीफ जस्टिस की, कि जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, आपको मालूम है सबऑर्डिनेट जुडिशरी पर बिल्कुल इनका 100% कंट्रोल है, लेकिन वो डराने का कंट्रोल है। सारे सबऑर्डिनेट जुडिशरी हाईकोर्ट जज से इतने डरते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते। और जहां तक काम करने की क्वालिटी है, समय से बैठना नहीं है, जो उनको काम करना ढंग से करते नहीं है। वहां वकीलों और जजेज में कन्फ्रंटेशन चल रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तमाम कचहरियों में हड़तालें चल रही हैं, उसको आज तक इनको कोई नियम, ऐसा नियम नहीं बनाया जिससे कि हड़ताल न होना है। इसमें वकील बहुत बड़े स्तर से बहुत बड़े लेवल पर जिम्मेदार हैं कि वो हर छोटी छोटी बातों पर वो हड़ताल करते जाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब अगर हम चाहते हैं कि सभी लोग, अच्छा अब यहाँ के अपने मोदी योगी जी का देखिए, योगी जी ने उन्होंने कहा कि ये सारी बातें तो कही अपनी, अभी तक 15 दिन हो गया, अभी एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया। ये कौन सी नैतिक जिम्मेदारी निभा रही है? इतनी बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि पहला कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एक चीफ मिनिस्टर का होता है, उसके बाद मिनिस्टर का होता है, तीसरा उत्तर प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एडवोकेट जनरल का है, और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट उनको अपॉइंट नहीं करना था। अभी तक एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया, कौन सी नैतिक जिम्मेदारी निभा रहा है? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि नैतिक जिम्मेदारी जो बड़े बड़े पदों पर जो बैठे हैं अपने नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करेंगे, कुछ भी कहिए, बड़ी बड़ी बातें कहिए, कोई जुडिशियल रिफॉर्म होने वाला नहीं है। देखिए, उनकी बात अपने स्थान पर ठीक बोल रहे हैं वो, कि उनको
जनरल का नियुक्ति करना चाहिए था अभी, लेकिन अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें भी एक छटनी हो रही है। कुछ बातें उनका चयन करने में एकदम से बहुत जल्दबाजी नहीं कर सकते। किसी को कि जिम्मेदारी के साथ और बहुत जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले व्यक्ति का पद है ये, उसे ऐसे ही बैठा दिया जाए तो उसमें कुछ समय चाहिएगा चीफ मिनिस्टर को, हमारे आदित्यनाथ योगी जी को। तो वो कर रहे हैं, जल्दी होने वाला भी है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि लंबा खींचने वाला है, और लंबा खींचने का काम भी नहीं है ये। परंतु मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ हिमांशु जी, आप देखते हैं कि जो अभी कहा है वो अच्छी बात है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी से सब भाग रहे हैं और बात दूसरे पर टालने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए सबसे ज्यादा मुकदमे लंबित लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, और आप जब न्यायाधीश कुर्सी पे बैठा रहता है और वहां तारीख लगती रहती है और वहां वो पेशकार पैसे मांगता रहता है। मेरा मतलब इस बात का कहने का तात्पर्य ये है केवल कि हम अगर सारी चीजों को देखें, वो उस पर नजर नहीं जा रही क्या किसी चीज की भी? तारीखों पर तारीख 20-20, 30-30, 40-40 साल तक तारीख दे जा रहे हैं उस पर, और उसमें कोई अपराध नहीं, बड़े अपराध नहीं है, वे छोटे छोटे अपराध हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, आज सारी व्यवस्थाओं में, चाहे वो न्यायपालिका है, चाहे वो विधायिका है, चाहे वो आप देखिए इन चीजों को किस प्रकार से जिम्मेदारी को निभा रहा है अपनी। हम चाहते ये हैं, आप भी यही चाहते हैं जो कह रहे हैं कि वो सब त्वरित हो, काम हो। और लेकिन दूसरी बात भी देखिए, जज को जब न्यायाधीश बैठा है उसकी सैलरी कितनी है, कितनी सैलरी है? अधिवक्ता उससे ज्यादा कर लेता है अपना। लेकिन उन सब चीजों पर भी ध्यान करने की आवश्यकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो प्रधानमंत्री जी ने इस 150वीं वर्षगांठ स्थापना पर जो बात कही है, उससे लगता है कि उनके अंदर एक बड़ी पीड़ा है। और जल्दी अभी कह रहे कि उन्होंने करना चाहिए था, 3 साल गुजर गए। देखिए बहुत सारी चीजों को करने के लिए कई व्यवस्थाओं में जो गुजरना पड़ रहा है, उन व्यवस्थाओं से भी कई चीजों को करते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था इस देश के कानून की है। आप सोचते हैं कि 3 साल के अंदर, 3 साल की सरकार अभी हुए नहीं, 3 वर्ष तो पूरे, उसमें सारी चीजों को बहुत जल्दी ठीक कर दिया जाए। और लंबे व्यवस्था से अभी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा मैंडेट उत्तर प्रदेश से मिला है। और परिवर्तन 3 साल नहीं, परिवर्तन शुरुआत से लाने की यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए। परिवर्तन करेंगे उस बात पर। मैंने कह रहा हूं कि जो आज समस्याएं ज्वलंत दिखाई दे रही हैं, वो भविष्य में उसके निस्तारण दिखाई देंगे। उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करने का सारे हमारे बंधुवर कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है। हम लोग इस बात को संज्ञान भी लेंगे और हम इस जी केसी जैन साहब क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए बराड़ा साहब ने जो सी पांडे साहब ने जो चीजें उठाई और उनका बहुत चतुराई से जवाब दिया, अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं होती है। सी पांडे साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो पोस्टें जजेस की जो जगह आपके रहते हुए खाली हुई हैं, उनके लिए आपने क्या किया? आप हर चीज पे, हर समस्या के निदान के लिए आप कह देंगे अभी हमको समय नहीं हुआ, अभी हमको 3 साल हुआ है, पिछले 60 साल से देश में ये हो रहा था, 70 साल से देश में हो रहा था। लेकिन कुछ चीजों के लिए जो है ये नहीं होता है कि केसी जैन साहब एक सवाल यहाँ पर बीजेपी पर सवाल उठाया है। मैं अभी जो अरविंद मिश्रा साहब बैठे हुए हैं, वो भी इसके बारे में बताएंगे कि क्या अपॉइंट करने में जो जजेस हैं, केसी जैन साहब एक सरकार की बात नहीं, हम सभी सरकारों की बात करेंगे। केसी जैन साहब, सपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, उत्तर प्रदेश की हालत और बुरी है इस मामले में। उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग कब से अपने लिए एक बेंच की मांग कर रहे हैं। देखिए आप बचाओ, आप जो है फिर वर्तमान सरकार को ऐसा प्रश्न करके भागने का मौका देते हैं। नहीं, भागने का मौका नहीं। देखिए मैंने शुरुआती तौर पर कहा सभी सरकारों की बात है, यहाँ पर सभी सरकारों की बात है, राजनीति की बात है। राजनीति की वजह से ये हो रहा है, राजनीति नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। 3 साल उनको जब आए हुए हो गया तो उनको करना चाहिए काम। वो ये कह करके अभी हमको समय नहीं मिला, हमें लगता है आदरणीय मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री हैं, इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। और अगर जिम्मेदारी से बच करके केवल मंच पे अच्छी बातें होती रहेंगी तो हमें लगता है इन समस्याओं का निदान नहीं होगा। वो चाहे चीफ जस्टिस महोदय बोले या सीएम साहब बोले या पीएम साहब बोले, लेकिन अगर मन से नहीं है कुछ करने का, केवल ये कि पहले किसने क्या किया, हमको कितना समय हुआ है, तो जिस समस्या की चर्चा हम लोग लेके बैठे हैं, इस समस्या का निदान कैसे होगा?
तो आपको 3 साल मिला। जो जस्टिस रिटायर्ड हुए अभी, जो सीबी जो पांडे साहब ने जो प्रश्न किया, बहुत सही प्रश्न है। तो इसका जवाब ये नहीं कि हमको भी केसी जैन साहब, बात तो यही है कि हर कोई ये कहता है कि कोशिश करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, समाधान निकालना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, सार्थक बहस होनी चाहिए, लेकिन रिजल्ट नहीं निकल पाता। और ये सबसे बड़ी बदकिस्मती यहाँ पर कही जा सकती है। अजय कुमार जी, एक सर, कौन निकालेगा? अजय सर एक बात यहाँ पर देखने में मिली, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के नाम से अगर सर्च करते हैं तो वहां पर पता चलता है कि कितने लंबित मामले पड़े हुए हैं, और 10 सालों से अधिक लंबित मुकदमों की संख्या भारत में अगर देखी जाए तो अभी जो थोड़ा सा डाटा यहाँ पर निकला था उसमें देखा 22,58,441 से कुछ ज्यादा है, और 5 से 10 साल के बीच में लंबित मुकदमों की संख्या 38,28,117 करीब ऐसे कुछ मामले निकल के सामने आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो पटना हाईकोर्ट के स्थापना के शताब्दी दिवस पर गए थे, वहां पर उन्होंने बात यहां पर कही थी, एक सुझाव उन्होंने दिया था। आप बताइएगा वो सुझाव कितना कारगर यहां पर साबित हो सकता है कि अदालतों को हर साल एक बुलेटिन लेकर आना चाहिए जिसमें सबसे पुराने मुकदमों को हाईलाइट किया गया हो। कुछ 40 साल के बाद के भी हो सकते हैं और कुछ 50 साल के भी हो सकते हैं। इससे लोगों में एक संवेदनशीलता जागेगी कि सारे मुकदमे हैं जो लंबित हैं। इससे एक माहौल बनेगा कि कैसे इन बाकी मुकदमों का हल निकाला जाए। कुछ असर, इससे कुछ फर्क लगता है पड़ सकता है। देखिए हिमांशु, अगर आप अदालत में प्रवेश करें तो प्रवेश द्वार पर ही लिखा रहता है कि वादकारी का हित सर्वोपरि है। वादकारी का हित, जजेस का हित नहीं, वकीलों का हित नहीं, लेकिन कहीं पर भी वादकारी का हित नहीं देखा जा रहा है। बिल्कुल इतने ज्यादा मुकदमे आपने स्वयं डाटा दिया है, पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है, मैं आज आपको बता देता हूं बहुत स्पष्ट। हम अगर अखबार में लिखे तो हमारे ऊपर डिफॉर्मेशन चलने लगेगा, मानहानि का मुकदमा चलने लगेगा। अभी भगवाना जी ने कहा कि कोर्ट में घूसखोरी होती है, हम लिख दें, अभी हमारे ऊपर वही अदालत मानहानि का मुकदमा कंटेम्प्ट करने लगे। आप जान रहे हो कि कोर्ट में भ्रष्टाचार है, पेशकार पैसा ले रहा है, मुकदमे की तारीख पर तारीख बढ़ा रहा है। आप एक चीज देख लीजिए, जजेज भी जो है, मैं अब तो खुल के कह रहा हूं आपके चैनल पर, जजेज भी जो है वो पब्लिसिटी के माइंडेड हो गए हैं। जिन केसेस में ज्यादा पब्लिसिटी होती है उसके लिए वो और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। आखिर क्या जरूरत थी आधी रात को किसी के लिए केस खोलने करके उसके लिए कसाब के मामले को मैं लेता हूं, इसलिए कि वो पब्लिसिटी का मामला। आप सलमान खान का मामला ले लीजिए, हुआ जो भी हुआ, मैं न्याय पर नहीं, लेकिन आम जनता पर यह जा रहा है कि अगर बड़ा आदमी है तो मिनटों में छूट जाएगा। ये स्थिति जब तक हिमांशु नहीं बदलेगी, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, बहुत सही बात सीबी पांडे जी ने की, बहुत वरिष्ठ है और न्याय के अच्छे जानकार हैं। कोई भी जज अपनी जिम्मेदारी 3 लाख रुपए महीने तनख्वाह है, 3 लाख रुपए ईमानदारी से निभाने की, तय करने की। हमको आज 50 मुकदमे करने हैं, फाइलें जाती हैं, घर पे रखी रहती है, पढ़ने की चेष्टा नहीं करते। और तो और जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो चाहते हैं हम लोकायुक्त बन जाए, चाहते हैं हम किसी कमीशन में चले जाएं। आखिर कितनी उनकी वो है कि लोकायुक्त भी बनना वही चाहेंगे, इतनी है, आयोग में भी वही जाना चाहेंगे रिटायरमेंट के लिए। आखिर इन सब पर नियंत्रण होना चाहिए। जस्टिस मिश्रा क्या कहना चाहेंगे? वाजिब सवाल यहाँ पर खड़ा किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? हिमांशु जी, देखिए, क्यों कोई पद चाहता है, बनना चाहता है, देखिए ने कुछ मैंने संकेत में देना चाहूंगा। जी बिल्कुल, जो हमारे प्रीवियस वक्ता लोगों ने बताया है। देखिए, खिलाड़ी का बच्चा अगर खिलाड़ी बनता है, व्यापारी का व्यापारी, डॉक्टर का डॉक्टर, देखिए, और अगर कोई नेता का बच्चा अगर नेतागिरी करता है, इसमें कोई दोष नहीं है। देखना यह है कि अच्छा अगर लड़का कोई अगर स्टूडेंट्स है और वकालत कर रहा है, किसी भी देखिए बैकग्राउंड से है, तो ये नहीं कहा जा सकता साहब वीआईपी है या जज का लड़का है और वो बन गया। मैं तो देखिए वकालत छोड़ के मैं असिस्टेंट कमिश्नर था, छोड़ के आया, त्यागपत्र, वकालत किया और इसके बाद जज बन गया, कोई बात नहीं। हमारे ससुर जी भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, बहुत सारे रिश्तेदार थे, इसका मतलब नहीं है मैंने कितना त्याग किया ये कोई नहीं समझता है। इसमें बीडी पांडे साहब जानते होंगे। देखिए, और भी आप चीजें, चलिए, ये सवाल ये आता है, देखिए, बहुत सारे हमारे व्यवस्था में कमी है, तनख्वाह ऐसा नहीं बढ़ा दी गई, सुविधाएं अभी है। मैं कहना चाहूंगा, देखिए, जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, आज भी फंड एलोकेट होता है उनको। आज 86 केवल जज हैं, 160 की स्ट्रेंथ है।
जजेस के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया ऐसा नहीं किसी को पिक एंड चूज करके इम्तिहान होता है। ये मैं जरूर कहूंगा, मैं पब्लिक सर्विस कमीशन का वकील था, तिवारी साहब जो सेक्रेटरी थे, जब 4 बरस बाद इम्तिहान होता था, जो इम्तिहान 4 बरस पहले का है आज हो रहा है, लेकिन उन्होंने एक जज्बा क्रिएट किया, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, और ये होगा कि ये हर साल का इम्तिहान आज 2017 का इम्तिहान 2017 का होगा। देखिए, अगर संकल्प शक्ति हमारी है और सब लोग मिलके, आज मैं ये कहूंगा वकीलों को जागृत करने की जरूरत है, उनको फैसिलिटेट करने की जरूरत है और उनके इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग बनाना है। आप उनको नियम से पालना है, उनकी ट्रेनिंग अच्छा है, अवेयरनेस फैलाना है, उनकी स्कूलिंग अच्छी करनी है। आप उन्हीं अधिवक्ताओं में से, आज अच्छे स्कूल हो गए, लॉ कॉलेज हो गए, नेशनल लॉ कॉलेज है, लेकिन लिटिगेशन में कौन आना चाहता है? अच्छा, मैं ये कहूंगा कि आज जो गिरावट नैतिकता की हो रही है, देखिए संसार के आधुनिकता के प्रवाह में, सिविलाइजेशन के प्रवाह में, वो हर जगह देखी जा रही है। हमारे नैतिक मूल्यों की अगर कदर नहीं होगी तो कोशिश ये करना है कि हमारा बार सुदृढ़ हो, अच्छा हो, स्ट्रांग बार हो, उसमें अच्छे लोग निकलें, और आप जो अपॉइंटमेंट करें उसमें एडवोकेट्स का सबसे बड़ी बात है इंस्ट्रक्शंस नहीं आते। 10-10, 15 बरस भर तक काउंटर एफिडेविट नहीं स्टेट गवर्नमेंट से फाइल होता था। वहां के लोग अगर सही वो असिस्टेंस करें, 50% मुकदमे में तो स्टेट गवर्नमेंट रहती है पार्टी, और बहुत सालों से एडजमेंट हो रहा है। एडजमेंट कौन लेता है? एक पक्ष को स्टे मिल गया, दूसरा आदमी कोशिश करेगा मुकदमा न लगे, एडजमेंट हो जाता है। देखिए, एक सामूहिक प्रयास होगा, जागृत करना होगा कि देखिए डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस तभी होगा जब सब लोग करेंगे। देखिए, कमियां हैं, लेकिन ये कह देना कि साहब देखिए जज के घर का लड़का है, जज नहीं बनेगा, अरे भाई नेता है। मैं कहता हूं लोग क्यों करते हैं कि उसकी जुडिशियल, उसका माइंड सेट इस तरह से शुरू से बनता है एक व्यापारी। ये तो बहुत बड़ा समाधान है हमारे देश के लिए। अगर कोई कारगर है, कोई है, अगर जहां से है, देखिए वर्णाश्रम व्यवस्था इसीलिए थी। जी, सीबी पांडे जी, चिंतन करना होगा और समस्याओं को बुनियादी तौर पर सोचना होगा। पांडे सर, मिश्रा जी, उस पर सवाल नहीं है, सवाल ये है कि रिटायरमेंट के बाद जजेस और आगे लोकायुक्त बनना चाहते हैं, कमीशन में जाना चाहते हैं, क्या सवाल वो है? इच्छाएं कभी किसी की कम नहीं होगी, देखिए बनना नहीं, लेकिन फिर भी जजों की कमी पर यह चीज देखी गई है कि कितना काम उन्हें करना पड़ता है, कितना लोड उनके ऊपर रहता है, ये बात साफ तौर पर देखी जा सकती है। मैं सीबी पांडे सर, मैं हिमांशु जी को बता दूं आपको, मैंने तो घर में देखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस घर से पढ़ के आता है और वो 5 मिनट 10 मिनट क्वेश्चन पूछता है। हमने तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस किया है। अगर वही हाई कोर्ट में शुरू कर दिया है, लोग कहेंगे साहब ये पहले माइंड बना के आए हैं, जैसा सुनने में 18 घंटे करीब काम करते हैं। नहीं सर, जो बात निकल के सामने आई है कि करीब 18 घंटे यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो काम करते हैं, तो क्या ये भी होना चाहिए कि कितनी चैन की सांस ले भी पाते हैं, आराम कर भी पाते हैं कि नहीं, इसको लेकर भी एक जनहित याचिका लगा देनी चाहिए, पता चल जाए कि कितना काम करते हैं। भाई जब मुकदमा सुनने के बाद रिजर्व करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लिखवाते हैं, आप देखिए कितना मेहनत का, देखिए अंदरूनी बात आपको नहीं पता कितना ज्यादा है, आप वो कोई एक्टिविटी कर ही नहीं पाते, सिवाय ब्रीफ पढ़ते रहते हैं। मंडे की ब्रीफ पढ़ रहे हैं, ट्यूसडे के पढ़ रहे हैं, घर से एक्सरसाइज करके आते हैं। हाईकोर्ट वालों को ये जरूर कहा जाता है कि साहब आप पढ़ के आते थे, चलिए ठीक है, मौका नहीं मिल रहा है। हाँ। जैसे मरीजों को रिजवी साहब क्या लगता है आपको कि रिजवी साहब क्या लगता है आपको, अभी चर्चा जो शुरू हुई है, एक सार्थक बहस यहां पर शुरू हुई और जैसा कि चर्चा में निकल के आ रहा है कि सभी को मिलकर एक प्रयास यहां पर करना चाहिए, एक बहस या चर्चा करना चाहिए और सभी लोग अगर प्रयास करेंगे तो शायद परिवर्तन यहां पर देखने को मिलेगा निश्चित तौर पर, जिस तरह से सभी लोग मिल रहे हैं। आपको भविष्य में क्या परिस्थिति नजर आ रही है कि हाँ लग रहा है कि उम्मीद है आने वाले समय में जो अंतर है वो अंतर घटेगा? हिमांशु, देखिए एक बात बहुत स्पष्ट मैं आपसे कह दूं कि जब इंसान से गलती हो और वो अपनी गलती माने तो वो गलती को सुधारने की कोशिश करता है और गलती सुधरती है। अच्छा, अभी आदरणीय पांडे जी ने बहुत अच्छे कुछ क्वेश्चन उठाए कि उत्तर प्रदेश में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा चीफ एडवोकेट गवर्नमेंट का अपॉइंट ना हुआ हो, और अभी तक 15 दिन पे अपॉइंट नहीं हो पाया है। और हमारे ये तो बहुत गवर्नमेंट ऐसी आई है कि जिसमें 20-20, 30-30 दिन रह गए हैं। ये ऐसा कोई बड़ा प्रमाण नहीं है, वो सोच रहे हैं, बड़ी चीज नहीं है कि जहां अपॉइंटमेंट की बात आप कर रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल जो है तत्काल ही होना चाहिए, वक्त मेरे पास होगी, वक्त कम है, थोड़ी देर रुक जाइए, मैं फाइनल पे आ रहा हूँ, रुक जाइए। हाँ जी, यदि आपकी कुछ बातें कहने रह गई हैं तो मैं कुछ देर के लिए चुप हो जाता हूँ, आप बोल लीजिए। नहीं आसिफ साहब, वक्त कम है, आप अपनी बात। लेकिन जी देखिए, अगर अभी तक अपॉइंट नहीं हो पा रहा है तो मुझे लगता है ये विषय बड़ा गंभीर है। और आपको मैं बता दूं कि देश के सर्वश्रेष्ठ न्यायालय के न्यायाधीश, चीफ न्यायाधीश देश के प्रधानमंत्री के सामने रो के ये बात कह रहे हैं कि साहब देश में जजेस की कमी है। मैं मानता हूं कि हमसे गलती हुई, लेकिन अगर यदि
इतना बड़ा आदमी रो के ये बात कहे और उसके बाद उनके पास लिस्ट भेजे कि साहब इनकी अपॉइंटमेंट होने हैं और वो उसको ना करें कोई बात नहीं। क्या 3 साल हो गए इस बात को 2 साल हो गए, क्या 2 साल में दूसरी लिस्ट बना के नहीं कर सकते थे वो? तो इस तरह से कह देना साहब के समय कम है, अगर एक जज चलिए नहीं, मेरे पास वक्त कम है, लेकिन एक बात यहां पर तय है कि 8,000 के करीब यहां पर अगर जजों की बात की जाए तो देखा जाता है, लेकिन 40,000 जजों की आवश्यकता यहां पर है। आप हाईकोर्ट के अगर मामले देखें, सुप्रीम कोर्ट के मामले देखें, लंबित हैं, पेंडिंग होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, सालों साल उनकी दर बढ़ती जा रही है। समस्या लेकिन जस की तस बनी है। चर्चा की बात यहां पर की जाती है लेकिन रिजल्ट निकल के सामने नहीं आता। अब ये जो अंतर है, ये अंतर कब तक कम होता है, कितने साल और उसमें लगते हैं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। स्पेशल एडिशन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे एपीएन के साथ। नमस्कार।